हेलो, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द बालाजी क्लासेस में। दोस्तों, आपका 14 मई को जो उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम है, उसके लिए जो करंट अफेयर्स की एक रिवीजन सीरीज़ हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर 4-5 दिन जो बचे हुए हैं, उसके अंतर्गत आपकी पूरी 1 साल की जो करंट अफेयर है, ये 4-5 दिन में पूरे जो महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स हो सकती हैं, उन सभी को हम लेकर के चलेंगे। और जो करंट अफेयर है, ये आँख वाली जो ई दृष्टि की जो किताब आती है, उसको लेकर के हम चल रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले पार्ट के अंतर्गत हम देखते हैं, यहाँ पर जो पहला जो दिया हुआ है कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ। अब राष्ट्रीय दल का दर्जा कुछ प्राप्त होने के क्राइटेरियाज होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, तो इसको हम एक एक लेकर के चलेंगे। चुनाव चिन्ह आरक्षण एवं आवंटन 1968 का एक जो ऑर्डर था, जिसके तहत क्या होता था, जो राष्ट्रीय दल होते थे उनको मान्यता प्राप्त करने के लिए कुछ मानदंड यानी कुछ क्राइटेरियाज फॉलो करने होते थे, जिसके तहत क्या होता था कि जो लोकसभा है और जो विधानसभा है, किसी भी आम चुनाव में उस राजनीतिक दल को न्यूनतम किसी भी 4 राज्यों में से प्रत्येक में जो कुल वैध मत हैं उनका 6% प्राप्त करना होता था। यानी 100 वोट में से 6 वोट प्राप्त करने होते थे। यानी 100 मतदाता हैं, जिसमें से 6 मतदाताओं को जो है वो आपको वोट चाहिए होते थे। इसके अलावा जो लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीती हों। इसके अलावा क्या है, लोकसभा में पिछले आम चुनावों में से उस दल ने कुल सीटों की न्यूनतम 2% सीटों पर विजय भी प्राप्त की हो, और उस सदन में न्यूनतम 3 राज्यों से दल के प्रत्याशी निर्वाचित भी हुए हों। इसके अलावा एक और है कि उस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता भी प्राप्त हो गई हो। तो जितनी भी शर्तें ऊपर दी गई हैं, इन सभी शर्तों को आम आदमी पार्टी पूरा कर रही थी। स्मरणीय तथ्यों को हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या बातें हमें याद रखनी है। जैसे 10 अप्रैल 2023 को भारत निर्वाचन आयोग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी, इनको राष्ट्रीय दल का दर्जा इनका वापस ले लिया। यानी जो ये क्राइटेरियाज मैंने आपको बताया था, इनको पूरा नहीं कर रहे, इसके लिहाज से इनको जो है वो इनका राष्ट्रीय दल का दर्जा इनका समाप्त कर दिया गया था। इस प्रकार वर्तमान परिदृश्य में अपने देश के अंतर्गत राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या जो है वो सिर्फ 6 हो चुकी है। ठीक है ना। हाल ही में संपन्न गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, और उसकी समीक्षा के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि कुल वैध मतों का 12.92% यानी 6% चाहिए थे, जबकि इसने क्या किया था, 12.92% का वोट इसने प्राप्त किया था। और इसके अतिरिक्त जो विधानसभा की कुल 182 सीटों में से 5 सीटें इसने जीती थी आम आदमी पार्टी ने। इसके अलावा हम क्या देख सकते हैं कि जो आम आदमी पार्टी ने जो गुजरात में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त की थी, तो उल्लेखनीय है कि दिल्ली में तो इनकी सरकार रही है, पंजाब में, गोवा में और गुजरात में, इस तरीके से 4 राज्यों में इनकी सरकार भी राज्य स्तर पर बन चुकी है। ठीक है। इसके अलावा हम क्या देख सकते हैं, इसके अलावा हम देख सकते हैं कि इस प्रकार आम आदमी पार्टी को 4 राज्यों में दर्जा भी मिल चुका है राज्य स्तरीय पार्टी का, और 1968 के तहत राज्य के अंतर्गत राजधानी दिल्ली क्षेत्र शामिल है, जो कि आरक्षण और चुनाव आवंटन के जो तथ्य हैं उनको पूरा करती है। इनका जो चुनाव चिन्ह झाड़ू है, आपको मालूम है। अगर हम देख लेते हैं कि जो राष्ट्रीय दलों की जो वर्तमान संख्या, जो राष्ट्रीय दल इस समय है वर्तमान में, वो कौन कौन से हैं, तो राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, नेशनल पीपुल्स पार्टी, और लास्ट में जो आम आदमी पार्टी है। नेक्स्ट देख लेते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा अपने जो बजट भाषण है 2022-23 के दौरान वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम VVP वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम इसकी घोषणा की है। इस कार्यक्रम के तहत छिटपुट जनसंख्या, सीमित कनेक्टिविटी और अवसंरचना वाले उत्तरी सीमा के जो सीमावर्ती गांवों को आच्छादित करने की परिकल्पना की गई। यानी जो स्पार्स पॉपुलेशन है, स्पार्स पॉपुलेशन का मतलब छिटपुट जनसंख्या है, उसको क्या किया गया है, उसको जो है वो एक आच्छादित करने की परिकल्पना की गई है, जो अक्सर विकास के लाभों से वंचित, जिनको लाभ नहीं मिलता था उनको इसमें आच्छादित किया गया है। स्मरणीय तथ्यों को देख लेते तो 10 अप्रैल 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को लॉन्च किया। इस कार्यक्रम के तहत अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के एक सीमावर्ती गांव किबिथु, जैसे आपको मालूम है किबिथु एक जगह है अरुणाचल प्रदेश में, इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ के लिए, अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के सीमावर्ती गांव किबिथु के लिए।
स्मरणीय तथ्य यह है कि 15 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी थी। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसकी मंजूरी 2022 और 23 में 2025-26 तक, यानी 2022 से इसकी योजना को मान्यता लेकर दी गई है और 2026 तक ये योजना चलेगी। जिससे क्या होगा, जो आच्छादित किए गए लोग हैं उनके लिए क्या कुछ वित्तीय आवंटन किया जाएगा, जिससे उनको लाभ हो जाएगा, जिसके अंतर्गत 4800 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। इस योजना के तहत 4 राज्यों हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड तथा जो संघ शासित प्रदेश हैं, जिसके अंतर्गत लद्दाख से सीमावर्ती सीमा से सटे जो गांव हैं, जो सटे कुछ 19 जिले हैं, 46 ब्लॉकों में 2967 जो गांव हैं, इनके समग्र विकास के लिए इसको शामिल किया गया है। और अगर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं तो मूल स्थान पर रहने वाले के लिए इन्हें प्रोत्साहित करेगा। जो ये क्या करते हैं, माइग्रेशन अगर किसी अपने क्षेत्र को छोड़ करके दूसरी जगह पर या रोजी रोटी या दूसरे अन्य कार्यों के लिए चले जाते हैं, तो इसलिए इनको उन जगहों पर ना जाना पड़े। इसे वाइब्रेंट विलेज योजना कहते हैं, जिसके अंतर्गत इनके पलायन को रोकने में मदद मिलेगी और सीमा सुरक्षा को बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी। ठीक है ना। तो वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान ग्राम पंचायतों की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा निर्मित किया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा विधानसभा के निर्वाचन जो हुए थे, इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा स्वतंत्र, निष्पक्ष और सहभागी सुरक्षा विधानसभा निर्वाचन संपन्न किए गए थे। तो इसका रिजल्ट क्या निकला था, इसका रिजल्ट अगर हम देख लेते हैं तो मेघालय में देख लेते हैं तो 10वीं मेघालय, यहाँ पर आपको इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा इनका जो चुनाव था, कितनी बार वाला चुनाव था, तो ये 10वीं बार का चुनाव था। ठीक है ना। 10वीं जो मेघालय विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति 15 मार्च 2023 को हुई थी। ठीक है ना। और क्या हो गया था कि राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल सीट संख्या जो है वो 60 निर्वाचन क्षेत्र हैं। कितने हैं, 60 निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिसके अंतर्गत इनके 59 जो निर्वाचन क्षेत्रों में हेतु चुनाव हुआ था, जबकि एक इनका निर्वाचन क्षेत्र है सोहियोंग, इसका क्षेत्र का चुनाव स्थगित कर दिया गया था। तो जो 60 में से कितनी जगह पर चुनाव हुए थे, 59 जगह पर चुनाव हुए थे। उल्लेखनीय है कि मेघालय के पूर्व गृह मंत्री और यूडीपी के प्रत्याशी HDR लिंगदो का निधन हो गया। तो जिस क्षेत्र से ये थे उस क्षेत्र में इनका निधन हो गया था, जिसके कारण 60 की जगह पर क्या हो गया था, 59 सीटों पर चुनाव, यानी 59 मतदान जो क्षेत्र हैं वहां पर इसका चुनाव करवाया गया था मतदान क्षेत्र में। अनुसूचित जनजातियों के लिए जो 60 सीटों में से 55 सीटें आरक्षित हैं अनुसूचित जनजातियों के लिए, जबकि अनुसूचित जाति के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। मेघालय विधानसभा 2023 में 86.69% मतदान किए गए थे। 2018 की तुलना में लगभग 0.4% का जो इनकी वृद्धि चुनाव में की गई थी। और इसका परिणाम क्या रहा था कि जो मेघालय में कोनराड के संगमा के नेतृत्व वाली NPP नेशनल पीपुल्स पार्टी विजयी होकर के आई थी। इसके अलावा और हम देख लेते हैं परिणाम भी वही हैं। हम देख लेते हैं आगे क्या है। तो जैसे यहाँ पर अगर हम कुछ और देखें तो जैसे यहाँ पर कोनराड संगमा लगातार कितनी बार मुख्यमंत्री बने थे, तो मेघालय के दूसरी बार, लगातार इनका ये दूसरा बार कार्यकाल है। प्रिस्टोन टाइनसोंग और स्वियान लंग पर ने इनको मुख्यमंत्री के रूप में इनको शपथ ग्रहण की है। ठीक है ना। थॉमस संगमा को 11वीं मेघालय का विधानसभा चुना गया है, विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। अगर हम पार्टियों की बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर बीजेपी को कितनी पार्टी मिली है, बीजेपी को 2 सीटें मिली हैं यहाँ पर। नागालैंड को अगर हम देखते हैं तो 13वां इनका जो कार्यकाल, इसकी समाप्ति हुई थी 12 मार्च 2023 को। 27 फरवरी 2023 को एक चरण में जो चुनाव संपन्न हुआ था। कितने चरण में, एक ही बार में इनका एक ही चरण में चुनाव संपन्न करा दिया गया था। 59 सीटें यहाँ पर भी थी। कुल सीटों की संख्या 60, 59 सीटों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई, यानी 60 में से 59 जो सीटें हैं वो कहाँ के लिए हैं, अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्वाचित की जाती हैं। जबकि नागालैंड में 59 निर्वाचन क्षेत्रों हेतु चुनाव संपन्न हुए, जबकि अकोलुटो निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कोजेतो किमिनी निर्विरोध विजयी घोषित किए गए थे। कौन, काजेतो किनिमी, इनको निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया गया था, बीजेपी के पार्टी के थे। 2023 के चुनावों में राज्य में भारतीय जनता पार्टी और उनकी प्रभावशाली क्षेत्रीय सहयोगी नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी NDPP का प्रभुत्व रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने कुल 12 सीटें, जबकि NDPP को सर्वाधिक 25 सीटें प्राप्त हुई थी। ठीक है। और यहाँ पर 2023 में जो नागालैंड के इतिहास से पहली बार कोई महिला विधायक के रूप में निर्वाचित हुई थी, इस बात को याद रखिएगा।
कि नागालैंड में पहली बार कोई महिला जो है विधायक के रूप में निर्वाचित की गई थी। एनडीपीपी की हेकानी जखालू ने यह उपलब्धि प्राप्त की है। कौन सी महिला, जिनका क्या नाम है, जिन्होंने पहली बार निर्वाचन मेघालय में जीत हासिल की थी महिला विधायक के रूप में, तो इनका नाम है हेकानी जखालू। इसके अलावा भी देख सकते हैं कि ये दीमापुर तृतीय निर्वाचन क्षेत्र से घोषित विधेयक घोषित की गई हैं। इसके अलावा अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर कौन होंगे? मुख्यमंत्री के तौर पर होंगे नेफ्यू रियो। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं और इनका 5वां कार्यकाल के रूप में मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ली है। उप मुख्यमंत्री के तौर पर TR जेडियांग और यानयुंगो पैटन ने शपथ ली है। ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम और देख लेते हैं तो त्रिपुरा की, नागालैंड मेघालय हमने देख लिया, त्रिपुरा को भी देख लेते तो 12वीं विधानसभा थी यहाँ पर। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक चरण में चुनाव संपन्न हो गया था। कुल सीटें यहाँ पर भी जो है वो निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या यहाँ पर भी 20 है और 10 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 20 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए यहाँ पर की जाती है। चुनाव परिणाम के अनुसार त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी और उसका जो क्षेत्रीय सहयोगी दल रहा है इंडिजेनरा पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी IPFT, इन्होंने 33 सीटें जीते मिलकर के। ठीक है ना। और जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है माणिक साहा। इन्होंने विजय मतलब जो है ये इस विजय के बाद इनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। और अगर यहाँ पर हम जो विधानसभा अध्यक्ष उनकी बात करते हैं तो विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए थे भाजपा के एक विधायक जिनका नाम था विश्वबंधु सेन। त्रिपुरा विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। नेक्स्ट देख लेते हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट अपनी तरह की क्या है, एक पहली राष्ट्रीय आवधिक रिपोर्टिंग है जो प्रत्येक राज्य में न्याय प्रणाली के 4 स्तंभों पुलिस, जेल प्रणाली, न्यायपालिका और कानूनी सहायता की क्षमता को मापने के लिए एकत्रित की गई है। इसके अलावा ये क्या है कि एक प्रकार का ये इंडेक्स है जिसके अंतर्गत क्या होगा, कुछ स्मरणीय तथ्यों को हम देख ले तो ये तीसरी रिपोर्ट थी, तीसरा संस्करण था। इसे दक्ष, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, कॉमन कॉज, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और TISS के प्रयास के संयुक्त रूप से तैयार किया गया था। इस रिपोर्ट के प्रथम संस्करण वर्ष 2019 में प्रकाशित किए गए थे। इस रिपोर्ट के अंतर्गत भारतीय राज्यों को न्याय तक पहुंच की उनकी क्षमता के अनुसार रैंक प्रदान की गई थी। ठीक है ना। जिसके आधार पर हमने जो है बड़े व मध्यम आकार के राज्यों को और छोटे राज्यों को अलग अलग कैटेगरी में हमने बांट रखा था। और इन राज्यों को 102 संकेतकों के आधार पर श्रेष्ठ यानी बेस्ट, मिडिल और वर्स्ट यानी वर्स्ट का मतलब सबसे खराब, श्रेष्ठ का मतलब सबसे बढ़िया और मध्यम यानी मिडिल, ना तो जो श्रेष्ठ और खराब के बीच में है। IGR इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों को रैंकिंग में जो कर्नाटक है उसको सर्वश्रेष्ठ रैंक हासिल हुई, जबकि 3.78 अंक के साथ बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश अंतिम पायदान पर 18वीं रैंक पर रहा था। छोटे राज्यों में सिक्किम को सबसे सर्वश्रेष्ठ रैंक, जबकि गोवा को 3 अंक के साथ अंतिम 7वें पायदान पर रहना पड़ा था। इस प्रकार से रैंकिंग को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं MV गंगा विलास विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 12 अप्रैल 2016 को लागू किया गया था। देश में अंतर्देशीय जल परिवहन इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस परिवहन के तहत 111 जलमार्गों 5 वर्तमान में और 106 नए को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि देश के 24 राज्यों में विस्तृत इन राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल लंबाई 20,275 किलोमीटर है और इन जलमार्गों से जल यातायात में वृद्धि तथा देश में आंतरिक भाग में पर्यटन की गंभीर जो संभावना है वो विद्यमान है। MV गंगा विलास इसी क्रम में क्या है, एक महत्वपूर्ण प्रयास है। स्मरणीय तथ्यों को अगर हम देख लेते हैं तो 13 जनवरी 2023 को देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज, इस बात को याद रखिएगा, विश्व का सबसे लंबी नदी क्रूज जिसका नाम है MV गंगा विलास, इसको वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और यह यात्रा 28 फरवरी 2023 को असम के डिब्रूगढ़ से लेकर के बोरीविल तक गई, यानी असम से लेकर के कहाँ तक, बोरीविल तक गई थी। ठीक है ना। वहां जाकर के यानी असम से शुरुआत हुई और बोरीविल तक जो है डिब्रूगढ़ के जिले असम के डिब्रूगढ़ के जिले बोरीविल में जाकर के ये पूर्ण हो गए। ठीक है ना। लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा रही। भारत के साथ बांग्लादेश के भी कुछ क्षेत्र इसमें शामिल रहे हैं। इसके अलावा 3200 किलोमीटर की यात्रा रही है। हमें याद इसमें याद रखना है कि MV गंगा विलास क्रूज यात्रा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जो कि हल्दिया से प्रयागराज और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2
धुबरी से सदिया से होकर के गुजरी है। राष्ट्रीय जलमार्ग एक गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली से निर्मित है, जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से बना हुआ है। ठीक है। और कोलकाता से धुबरी तक इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल मार्ग से होकर के ये गुजरी है। कुल 27 नदियों से क्रूज होकर के गुजरा है। ठीक है ना। और इस यात्रा में क्या हुआ था कि विश्व की जो धरोहर स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों, नदी घाटों और बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका, असम में गुवाहाटी और इसी तरीके से 50 पर्यटन स्थलों का भ्रमण इसमें शामिल किया गया है। MV गंगा विलास में सभी विलासता वाली सभी यानी सुख सुविधाओं से ये परिपूर्ण था और 3 डेक और 36 पर्यटकों की क्षमता वाले 18 स्वीट इसमें शामिल हैं। इस यात्रा में जो 32 पर्यटक भी शामिल थे, पहली यात्रा जो इसकी हुई थी। इसके अलावा मेसर्स अंतारा रिवर क्रूज द्वारा ये संचालित किया गया था और MV गंगा विलास पोत की जो लंबाई है इसको ध्यान रखिएगा 6.25 मीटर, जबकि इसकी चौड़ाई 12.8 मीटर है। ठीक है। इसके अलावा हम क्या देख सकते हैं, यह पोत प्रदूषण नियंत्रण तंत्र तथा शोर नियंत्रण प्रौद्योगिकी से भी युक्त है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट निर्णय देने वाला केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय बना है। इस बात को ऐसे याद रखिएगा कि केरल जो है वो केरल का जो उच्च न्यायालय है वो क्षेत्रीय जो भाषा है उस भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय बन गया है। मान्यता के अनुसार क्या है, 22 क्षेत्रीय भाषाएं हैं। आपको जैसे मालूम है कि 1967 जो भी भाषाएं थी, तो मूल संविधान में जो भाषाएं थी उसके अलावा 1967 में सिंधी को शामिल किया गया था। 1992 में आपकी नेपाली है, कोंकणी है, इन भाषाओं को शामिल किया गया था। और 2004 में भी मैथिली है, संथाली है, ठीक है ना, इन भाषाओं को शामिल किया गया। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 22 भाषाएं हो गई थी, जिन 22 भाषाओं को हम क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। इन 22 भाषाओं को हम जो है मूल संविधान के अंतर्गत रखते हैं। इसके अंतर्गत स्मरणीय तथ्य देखिए अगर, तो उच्चतम न्यायालय के इसमें यहाँ देख लेते हैं, उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने के लिए न्यायमूर्ति अभय ओका की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। क्योंकि हर क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान सबको नहीं होता, तो ये जो भाषा है इनका पहले ट्रांसलेटर के तौर पर यहाँ पर जिसका हम क्या कर सकते हैं कि क्षेत्रीय भाषा का अनुवाद किया जा सके, पहले इनका अनुवाद कराया गया, उसके बाद क्षेत्रीय भाषा में निर्णय दिया गया। तो जिसके अनुसार केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा मलयालम में निर्णय देने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बन गया है। इस बात को इतना याद रखिएगा, इसमें सिर्फ इतना ही है। इसके अगर मुख्य न्यायाधीश की बात कर सकते हैं, जिनका नाम पूछे तो इनका नाम था S मणि कुमार और न्यायमूर्ति शाहजी पी चाली की खंडपीठ, दोनों ने इस निर्णय को दिया है। ठीक है ना। किस भाषा में? मलयालम भाषा में। इसके अलावा निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय, तो निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय का, तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 324(2) के कार्यकाल के अधीन आती है। संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट विधायी यानी कोई प्रक्रिया नहीं है, लीगली कोई प्रक्रिया नहीं है। अब तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती रही थी। स्मरणीय तथ्य है कि 2 मार्च 2023 को उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने, जब भी कोई बड़ा निर्णय होता है तो 5 या 3 जो पीठ होती है वो निर्णय देती है। तो इसमें क्या था, 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ थी जिसने निर्णय दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में अहम फैसला इस पीठ ने दिया था। अपने निर्णय में न्यायालय ने क्या किया था कि एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यीय उच्चतरीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, जिसमें एक प्रधानमंत्री होगा, जिसमें एक लोकसभा के विपक्ष का नेता होगा और भारत के मुख्य न्यायाधीश इस समिति में शामिल होंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जिसके अंतर्गत क्या है कि असर का पूर्ण रूप क्या है, एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट असर। ठीक है ना। इस रिपोर्ट को गैर सरकारी संगठन प्रथम द्वारा जारी किया गया है। ये गैर सरकारी संगठन है। इसके माध्यम से जांच की जाती है कि ग्रामीण भारत के कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कितने बच्चे आसान पाठ पढ़ पाने में, बुनियादी गणित करने में सक्षम है। यानी यहाँ पर क्या देखते हैं कि उनकी बेसिक एजुकेशन को देखते हैं। किसको देखते हैं?
बेसिक एजुकेशन को देखते हैं, ठीक है ना। तो स्मरणीय तथ्य क्या है, 18 जनवरी 2023 को एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट 2022 जारी किया गया था। भारत में 3 से 16 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनको नामांकन दाखिल किया गया था। इस रिपोर्ट के अंतर्गत 5 से 16 वर्ष आयु के बच्चों को पढ़ने की उनकी गणित की बुनियादी क्षमताओं पर केंद्रित देखा था कि उनकी जांच की गई थी, किस तरीके से पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं। असर 2022 में भारत के 616 जिले के कुल 19,060 गांवों के जो बच्चे थे उनको शामिल किया गया, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु नामांकन दर और विगत 15 वर्षों से 95% से ऊपर रही है, ठीक है ना। यह आंकड़ा क्या करता है कि 97.2% से बढ़कर के यह 98.4% हो गया है। यहाँ पर कुछ खास बात नहीं है। जो मुख्य तथ्य उसको हम क्या देख सकते हैं कि सिर्फ 3 राज्यों में 15-16 वर्ष की आयु वर्ग की अनामांकित लड़कियों का अनुपात 10% से अधिक है, जो निम्नलिखित है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं हुबली जंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। हुबली जंक्शन क्या, तो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया है हुबली जंक्शन। श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन, ये क्या है, जिसे हुबली जंक्शन कहा गया है। ये 2015 में हुबली जंक्शन का नाम बदलकर हुबली जंक्शन का नाम बदल करके हुबली जंक्शन कर दिया गया है। ये प्लेटफॉर्म इसमें सबसे बड़ा है। इससे पहले गोरखपुर का जो रेलवे प्लेटफॉर्म था वो सबसे बड़ा था। गोरखपुर का रेलवे प्लेटफॉर्म अभी तक सबसे बड़ा था, अब सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा हो गया, हुबली जंक्शन का प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है ना। इसका हम क्या देख सकते हैं, इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 1507 मीटर। गोरखपुर का जो पहले जो था उसकी लंबाई थी 1366 मीटर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हो चुका है। कहाँ पर है ये, तो ये कर्नाटक में। कहाँ पर ये प्लेटफॉर्म है, अगर पूछ ले किस प्रदेश में, तो कर्नाटक में हुबली जंक्शन है, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो विदिशा 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला की बात करते हैं। तो अंडर डेवलप्ड जो देश के 112 सर्वाधिक अल्प विकसित अंडर डेवलप्ड जिलों को तीव्र एवं प्रभावी तरीके से रूपांतरित करने के उद्देश्य से नरेंद्र मोदी ने 2018 में एक आकांक्षी जिला कार्यक्रम को लॉन्च किया था। 112 आकांक्षी जिलों में उत्तर प्रदेश के 8 जिले इसमें शामिल किए गए। उत्तर प्रदेश के लिए जो उत्तर प्रदेश का एग्जाम है, तो उत्तर प्रदेश के प्रश्नों के अंतर्गत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश आकांक्षी जिले के अंतर्गत कितने राज्य शामिल करता है, तो 8 जिले शामिल करता है, ठीक है। कौन, उनके क्या नाम है, तो उसके अंतर्गत बहराइच है, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र है, ठीक है ना। स्मरणीय कुछ तथ्य देख लेते हैं। तो विदिशा क्या है, विदिशा विदिशा का मतलब जो है, इसने स्टार्टअप द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G उपयोग मामलों में जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला आकांक्षी जिला बन गया है, ठीक है ना। और इसके कुछ अपने और भी जो टेक्निक्स हैं, तो उसको कुछ खास याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देख लेते हैं, कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला हो गया। इसके अंतर्गत क्या है, 70 वर्ष से अधिक समय बाद अधिकतर नागरिक इसके मूल एवं दस्तावेजों से संबंधित गहन जो संकल्पनाएं उससे परिचित नहीं थे। यानी जब से लागू हुआ है उससे 70 वर्ष हो गए हैं और अभी तक वहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको इसकी सभी जानकारी नहीं, संविधान से रिलेटेड जो उनके अधिकार हैं उनकी सही जानकारी नहीं है। तो इसके अंतर्गत किया गया था कि अब वहाँ के लोगों को साक्षर करने की किया गया था। तो कोल्लम यानी केरल का एक जिला है कोल्लम, वहाँ के जितने भी लोग हैं संविधान साक्षर बन चुके हैं, संविधान साक्षर जिला है ये, ठीक है ना। स्मरणीय तथ्य हम क्या देख लेते हैं, तो कोल्लम कहाँ पर है, कोल्लम है पहला संविधान साक्षर जिला है। कहाँ पर है ये, कोल्लम केरल के अंतर्गत है। कोल्लम की उपलब्धि संविधान साक्षरता अभियान 10 जन 2022 के अंतर्गत का परिणाम है। क्या है, 10 जन 2022 का ये परिणाम है, ठीक है ना। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जिलों को संवैधानिक रूप से साक्षर जिला बनाना था। इसमें इतना ही स्मरणीय तथ्य है। इसके अलावा हम देख लेते हैं राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को एक ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसमें पेट्रोलियम जीवाश्म आधारित उत्पादों के विकल्प के रूप में हरित हाइड्रोजन एवं सक्रिय भूमिका निभाएगा। वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य भी इसमें निर्धारित किया गया है। स्मरणीय तथ्य इसमें देख लेते हैं, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसके अंतर्गत क्या है कि नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इसको लागू किया गया है और उसमें जो परिव्यय होगा वो हो जाएगा 19,744 करोड़ रुपए। मिशन 2030 तक जो है संभावित परिणाम को अपेक्षित करता है। 125 गीगावाट से संबद्ध अक्षय जो ऊर्जा है उसकी वृद्धि के साथ कम से कम 5 मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का इसका लक्ष्य है। 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कुल इसमें निवेश रहेगा। 6 लाख से अधिक रोजगार का सृजन रहेगा। इस तरीके से इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं।
इसके अलावा हम क्या देख सकते हैं, तो वायनाड सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है। तो अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित सभी नागरिकों को बुनियादी दस्तावेज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटलाइजेशन ABCD, ये क्या है, अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटलाइजेशन ABCD का फुल फॉर्म है। केरल के वायनाड जिला, जहां से राहुल गांधी सांसद थे और इनकी सदस्यता जहां से निरस्त कर दी गई है। डिजी लॉकर, ये क्या है, डिजी लॉकर एक आपका डिजिटल लॉकर है जिसके अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स उसको सुरक्षित कर सकते हैं। तो केरल का जो वायनाड जिला है, ये सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज और सुविधाएं प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया है, ठीक है ना। इसके अलावा भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल क्या है, तो जम्मू कश्मीर को एक वैकल्पिक एवं विश्वसनीय परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने उधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन निर्माण करने की योजना तैयार की है। यह रेलवे लाइन कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ेगी। इस रेलवे लाइन का निर्माण उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट USBRL के तहत किया जा रहा है। 2002 में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है। उधमपुर से बारामूला तक की जो दूरी है 272 किलोमीटर है। निम्न 4 खंडों में विभाजित किया जाएगा, खंड 1, 2, 3, 4, जिसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, उधमपुर से कटरा, खंड 2 के अंदर कटरा से बनिहाल, 3 के अंदर बनिहाल से काजीगुंड और काजीगुंड से बारामूला, ये चौथा खंड होगा। USBRL परियोजना के अंतर्गत अत्यधिक विषम, असमतल तथा पर्वतीय भूभाग में बड़ी संख्या में सुरंगों और पुलों का निर्माण किया जाएगा। स्मरणीय तथ्य अगर हम देख रहे तो T19 एक क्या ट्विन ट्यूब सुरंग टनल बनाई जाएगी। इसके अंतर्गत मुख्य सुरंग 12.75 किलोमीटर तथा एस्केप सुरंग 12.894 किलोमीटर तक इसकी लंबाई होगी। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ही इसके एस्केप सुरंगों का प्रावधान किया गया है, ठीक है। यहाँ इतनी जो है, और थोड़ा सा अगर हम देखें तो इसके एस्केप टनल को घोड़े के नाल के आकार का बनाया जाएगा। न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड के द्वारा इसको तैयार किया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। बजट भाषण 2021-22 के बजट भाषण के अंतर्गत किया गया था। जो तमिलनाडु सरकार थी, इसने 500 करोड़ रुपए के कुल व्यय के जो परिव्यय करके जलवायु परिवर्तन के अनुकूल और शमन गतिविधियों को शुरू करने के लिए तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन, तमिलनाडु क्लाइमेट चेंज मिशन को लॉन्च किया था। मुख्य तथ्यों को अगर हम देख लेते हैं तो तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तमिलनाडु क्लाइमेट समिट के दौरान मुख्यमंत्री जिसके जो है उन्होंने जिनका नाम है SK स्टालिन, उन्होंने इसकी घोषणा की थी। धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र है। तो केरल का एक जिला है कन्नूर, ये क्या है, यहाँ पर एक विधानसभा है, जो निर्वाचन क्षेत्र है विधानसभा, जिसका नाम है धर्मदम। तो यहाँ पर क्या है, ये केरल के अंतर्गत 140 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिसके अंतर्गत जो धर्मदम है, यहाँ पर एक उस निर्वाचन क्षेत्र में एक पुस्तकालय की स्थापना की गई है। तो भारत का पूर्ण पुस्तकालय वाला निर्वाचन क्षेत्र का बन गया है, धर्मदम बन गया है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत इतना ही है। और भारत का सबसे बड़ा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट जो उपसंचार तंत्र है, संयंत्र है, जिसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, जो घरेलू सीवेज है, जो औद्योगिक सीवेज है या जो तूफान सीवेज है, जिसके अंतर्गत इसको 3 कैटेगरी में वर्गीकृत किया गया है, जो जल को प्रदूषित करता है। तो इसका जो संयंत्र तैयार किया जाएगा, जो सीवेज का जो भी अपशिष्ट है उसको जो है वो क्या करेगा, इसको ये मतलब यह है कि इसको शुद्ध करके इसको फिर से रिसाइकिल कर देगा। जिसके अंतर्गत जो तिरुपति नगर निगम आंध्र प्रदेश है, जिसका जो है वो फाइटोरेट तकनीक, एक कौन सी तकनीक है, फाइटोरेट टेक्नोलॉजी के आधार पर देश में सबसे बड़े तरल अपशिष्ट उपसंचार संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। इस तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र को तिरुपति स्थित विनायक सागर झील के जल को पुनः उपयोग के उद्देश्य से स्थापित किया गया है, ठीक है ना। इसके अलावा नेक्स्ट हम देख लेते तो हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र 11 जनवरी 2023 को TPREL टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड एवं मुंबई स्थित आवास सोसाइटी विवेकिया कॉन्डोमिनियम, इसमें क्या है, इसके मध्य एक समझौता किया गया है। इस समझौते के अंतर्गत किया गया कि स्वच्छ ऊर्जा से आपूर्ति की जाएगी।
तो ऐसा करने वाला क्या है, ये एक ऐसी पहली सोसाइटी बनी गई विवेरिया कॉन्डोमिनियम आवासीय सोसाइटी, जो सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भारत के पहले ग्रुप कैप्टिव और सौर संयंत्र की स्थापना की जाएगी। पहली आवासीय कोई सोसाइटी है जो सौर ऊर्जा को पूरी तरीके से अपनी सोसाइटी में स्टैब्लिश करेगी, जिसके अंतर्गत क्या हो जाएगा कि 3.12 मेगावाट की क्षमता का सौर जो ऊर्जा संयंत्र उसको स्थापित किया जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट हम तो यहाँ पर जितने थे हमने इसको देख लिए हैं। ये पहला पार्ट था। पहले पार्ट के अंतर्गत हमने जो भी देखे हैं, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम लेकर के कल आएंगे। तब तक मिलते हैं आपको एक दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।